ओके ना, अभी क्या क्या मैंने आपको बताया कि ओवरऑल इनका दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमने डिस्कस किया, इट हैज नो डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है, पहली चीज ये। देन अनसैचुरेटेड इज विथ डबल बॉन्ड। आपके किचन में भी जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो डेली डेली डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो फैट या ऑयल, तो वो चीज में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें आप कंज्यूम करते हो जो कि सैचुरेटेड है एंड कौन सी अनसैचुरेटेड है। और इट इज माई एडवाइस एंड ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको क्या करना है, अनसैचुरेटेड कंपोनेंट जो है उसको ज्यादा यूज करना है, ट्राई करना है कि अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स आप आपकी लाइफ में मींस इन योर डाइट आप ज्यादा कंज्यूम करो, ना कि सैचुरेटेड ना। अब फैटी एसिड का फॉर्म तो समझ में आ गया, इनका आर ग्रुप में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, साथ ही साथ नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ाने हैं टिल 19 तक तो मिथाइल इथाइल इस तरीके से ग्रुप्स अटैच्ड होते जाते हैं। एक और सिंपल लिपिड प्रेजेंट है, वन मोर टाइप, जो कि डाइजेशन में लोएस्ट यूनिट बन जाता है, दैट इज द ग्लिसरॉल। दिस इज वन ऑफ द सिंपल लिपिड। अब एग्जैक्टली ये होता क्या है, मींस केमिकली अगर आप देखें तो ये ग्लिसरॉल है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, दिस इज द कंपोनेंट। यानी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस लेवल तक जो डाइजेशन के टाइम पे देखा था, तो फैट को इस लेवल तक डाइजेस्ट करवाना पड़ता है, तो इस लेवल तक डाइजेस्ट हो रहा है मतलब वी आर टॉकिंग ग्लिसरॉल। सिंगल मॉलिक्यूल है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसरॉल। एक और चीज आपने और भी वर्ड सुने होंगे, मोनोग्लिसरॉल, डाइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल, इस तरीके से वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो दो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड है, ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड अगर होगा तो इस तरीके से उनका चेन आगे बिल्ट होता जाएगा एंड उस चेन की वजह से आप उनका डाई ट्राई और उसके बाद जो है पॉलीग्लिसरॉल तक आप उसको लेकर जा सकते हो। नाउ ये ओवरऑल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का केमिकल नेचर की एग्जैक्टली केमिकली ये क्या है। जो ये पूरे के पूरे फैटी एसिड कंपोनेंट है या लिपिड जो है उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड था, कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट एज अ कैटेगरी लेकर, अगर मेल्टिंग पॉइंट हम प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे लिपिड जो है दो कैटेगरीज में आ जाता है, वन इज फैट एंड वन इज ऑयल। तो फैट का मीनिंग क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज गोइंग टू बी हायर, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही सर्दियों में या जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है इट सॉलिडिफाइज। एग्जाम्पल दू इसका, सो एग्जाम्पल इज योर कोकोनट ऑयल। नोटिस किया है कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है। सॉलिडिफाई होने के बाद उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, बटर, घी, दीज आर द फैट्स। मतलब लिपिड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज फैट जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो दूसरी चीज हो गई ऑयल। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। जो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो यूज करते हो लाइक वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल जो ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए टेम्परेचर मींस इन विंटर सीजन ऑल्सो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है तब भी ऑयल अपने लिक्विड नेचर में ही रहता है, सो यू कैन राइट वेजिटेबल ऑयल। Okay, sunflower, rice bran, these are the examples, or soybean oil. ओके, सो दो कैटेगराइजेशन,
फैटी लिपिड्स के केस में दो कैटेगराइजेशन आप देखोगे, पहला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जो कि बॉन्ड के ऊपर है, किस टाइप का बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। दूसरी चीज होगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे फैट एंड ऑयल, एंड इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ओके, अगर ये समझ में आया तो ये बात भी अब शायद आपको समझ में आ जाए। ये वर्ड सुना है फॉस्फोलिपिड? यस मैम। यस मैम। इसको लेसिथिन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे देखा है आपने फॉस्फोलिपिड? सेल मेम्ब्रेन। राइट, योर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। तो अगर वही लिपिड्स में जो आर वेरिएबल है, अगर उसी के साथ मिथाइल इथाइल लगने की बजाय फॉस्फेट ग्रुप अगर लग गया, तो फॉस्फेट ग्रुप के लगने की वजह से उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। यही वो फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारे पूरे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। इसे नॉर्मली लेसिथिन भी, कंबाइनली लेसिथिन भी आप बोल सकते हो। ओके, सो मींस दैट वे यू हैव टू पुट द लिंक, आपको लिंक पुट करना पड़ेगा कि ऐसा कंपोनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब शायद आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरली मींस उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ कैसा होगा, एक कार्बन कंपाउंड, कार्बोक्सिल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस बॉन्ड में अटैच्ड है। सो दैट इज हाउ योर सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग। ओके, सो ये बस मुझे एक सिनेरियो और एक एग्जांपल आपके सामने रखना था। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई? लिपिड्स क्लियर है? यस मैम। ओके, इतना लिख लिया सबने? यस मैम। ना, अगर लिपिड क्लियर हो गया तो इसके बाद ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, मींस और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आएगी, दैट इज योर न्यूक्लियाइक एसिड। वैसे तो मुझे ये बोलना नहीं था कि मैं न्यूक्लियाइक एसिड के बारे में बता रही हूँ, बट स्टिल आप आपको मींस आइडिया दे रही हूँ कि अब हम इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हमेशा हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स और कुछ नहीं, कार्बन बेस्ड साइक्लिक कंपाउंड से। अब ऑलरेडी आपको पता ही होगा, हेक्सागोनल होगा या तो साइक्लिक या तो पेंटागन साइक्लिक होगा, 5 कार्बन 6 कार्बन, इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब मैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कि दो या दो से ज्यादा अगर रिंग्स अटैच्ड है तो उनका नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वेरी करेगा, इसीलिए हेटेरो यानी साइकिल जो है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन जो है वेरी कर रहे हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स में किस चीज के लिए कह रही हूं? फॉर द नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स। जो आपका नाइट्रोजन बेस्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पिरिमिडिन। एक है प्यूरिन जिसमें कि 2 साइकिल प्रेजेंट होते हैं, एक है पिरिमिडिन जिसमें सिंगल साइकिल प्रेजेंट होते हैं। इनमें फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, दैट इज एडेनिन। प्यूरिन्स का एग्जांपल दे रही हूं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन का एग्जांपल इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, यही वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है जो फ्यूचर में किसी न किसी शुगर से अटैच्ड हो जाते हैं। अगर ये किसी शुगर से अटैच्ड होंगे तो वो बना लेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो वो जो कंपोनेंट होगा इसी को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। बट फॉस्फेट हमेशा साथ में ही रहेगा। इतनी फिजियोलॉजी पढ़ ली कि अब आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है हर जगह फॉर एनर्जी पर्पस स्पेशली। तो हमेशा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन बेस्ड प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप,
ये क्या करवा लेते हैं एक दूसरे से, मीन्स तीनों अटैच हो जाते हैं। अगर तीनों अटैच हो गए तो इसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यूक्लियोटाइड। एंड ये वही न्यूक्लियोटाइड है जिनका सीरीज अगर अटैच्ड होगा, मींस मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड अगर ईस्टर बॉन्ड के थ्रू अगेन फिर से ये अटैच्ड हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे फ्यूचर में, न्यूक्लियाइक एसिड। ये जो न्यूक्लियाइक एसिड है ये आगे चल के डीएनए और आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स बनाती है, विच इज योर जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। दैट्स व्हाई उसका नेमिंग न्यूक्लियक एसिड या न्यूक्लियोटाइड इस टाइप का वर्ड के हिसाब से उनका नेमिंग पड़ा हुआ है। ओके इतनी बात समझ में आई, न्यूक्लियक एसिड बने कैसे। मैं आपको स्ट्रक्चरली भी सारे दिखाने वाली हूँ फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि आपकी बुक में बायोमोलिक्यूल्स इनफ है, आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है बायोमोलिक्यूल समझने के लिए, बुक में इनफ इंफॉर्मेशन है। सो जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, थ्योरेटिकल अप्रोच हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाती हूँ। ये चीज समझ में आई। अगर मैं Yes, ma'am. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग के ऊपर जाऊं कि इनकी नेमिंग होगी कैसे, तो अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करती हूँ, न्यूक्लियोसाइड यानी सिर्फ नाइट्रोजन बेस है एंड शुगर है। तो सपोज एडेनिन है तो उसका नाम पता है क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन। अभी ये एडेनोसिन वर्ड कहाँ सुना है, एटीपी सुना है, एडेनोसिन Yes, Yes, ma'am. ma'am. फॉस्फेट। तो यानी न्यूक्लियोसाइड है प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है, तो वो चीज हो गई एडिनोसिन, जीटीपी, ग्वानोसिन। ठीक है, अगर थाइमिन है, इमेजिन थाइमिन के साथ अगर अटैच्ड है, सो थाइमिडिन एंड सो ऑन, इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड के नेम्स रहते हैं। बट वहीं अगर मैं इसको न्यूक्लियोटाइड में अगर कन्वर्ट कर रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड यानी फॉस्फेट ग्रुप लग गया, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तब उसकी वजह से क्या होगा, ये एडिनोसिन क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। ये ग्वानोसिन क्या बन जाएगा, अगेन ग्वानिलिक एसिड। ओके, देन थाइमिडिन विल बी थाइमिडिलिक एसिड। अगेन क्यों आपको ये अलग अलग नाम बताए, क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में जब नेम यूज करेंगे आपको नहीं बताएंगे वो न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं आपको अभी बताऊं, सामने आपके सारी इंफॉर्मेशन है, अब मैं आपसे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि हेटेरोसाइकिल कंपाउंड्स है, दैट इज नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स, ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड एज अ कॉम्प्लेक्स, इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये बात आपके सामने है। आप कंफ्यूज कब होगे, जब मैं उसके ये एग्जांपल्स जो फर्दर कैटेगरीज है मैं इनके साथ अगर इनके नेम्स चेंज करूं और इनके नेम्स के साथ वर्ड प्ले करूं, तब आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए कि न्यूक्लियोसिडिक कंडीशन में इन नाइट्रोजन बेसेस का नाम क्या होगा, और न्यूक्लियोटाइड अगर कंडीशन है तो इन नाइट्रोजन बेसिस का नाम क्या होगा। सो क्वेश्चन के टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ एडिनाइलिक एसिड, अगर ये पूछ लिया मतलब फॉस्फेट पक्का प्रेजेंट होगा। बट अगर ये पूछ लिया कि ग्वानोसिन में क्या होगा, इट मींस फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा। और ऑप्शंस में भी यही 3 होंगे, इन्हीं के साथ आगे पीछे कुछ प्लस माइनस करके आपसे 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर में क्या क्या कंपोनेंट होने वाले हैं। सो यही पर्पस है आपको नेमिंग सजेस्ट करने के। ओके, लिख लो सारे बच्चे, फिर मैं आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ अबाउट ऑल द स्ट्रक्चर।
डन, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ये Yes. आपकी बुक के ही पिक्चर्स है। बुक में मींस जो एनसीईआरटी बुक है उसमें प्रॉपरली रिप्रेजेंट किए हैं केमिकल वाइज की क्या क्या स्ट्रक्चर का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, शुगर्स। अभी जो ये पर्टिकुलर शुगर है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिया है, ग्लूकोज एंड राइबोज। अभी जो ग्लूकोज है उसको आप साइड में रखो फिलहाल, ग्लूकोज एज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके बारे में आपने इनफ अंडरस्टैंडिंग रखी है। जस्ट लुक इनटू द राइबोज। राइबोज को जज इसलिए करना है, ऑब्जर्व पहले इसलिए करना है क्योंकि अब इन फ्यूचर आप सबसे ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग रखोगे, मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अबाउट डीएनए एंड आरएनए। अब 12th स्टैंडर्ड में भी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपको राइबोज शुगर की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू राइबोज ओनली। तो अगर राइबोज होगा तभी आपको डीएनए समझ में आएगा, आरएनए समझ में आएगा, उनकी सीरीज समझ में आएगी। ओके, सो राइबोज शुगर, हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। ठीक है, कैन यू ऑल सी? उसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, 5 कार्बन। देन किस तरीके से अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है? जब भी हम डीऑक्सी राइबो के बारे में बात कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबो यानी डीएनए के बारे में अगर मैं बात करूंगी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक पोजीशन पे, ऑन दिस पोजीशन जो कार्बन है वो क्या बोल, सॉरी, जो अल्कोहल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। दैट्स व्हाई उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन हट गया सो इट विल बी डीऑक्सी। और बाकी जो है आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द बेसिक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। देन नाउ कम टू ग्लूकोज। ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा है, नॉन साइक्लिक ग्लूकोज कंपाउंड देखा है किसी ने? मींस पढ़ा है अभी तक इन केमिस्ट्री? ओके, नहीं पढ़ा, इट्स ओके, इट्स नो बिग डील। बस ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सागोनल यानी 6 कार्बन प्रेजेंट है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपको ये इसमें क्या बोलते हैं, विदाउट डिस्क्रिप्शन सिर्फ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दे, एक हेक्सागन, एक पेंटागन, और पूछे कि विच वन ऑफ देम आर व्हाट, इन ये शुगर का स्ट्रक्चर है और इनमें से कौन सा शुगर क्या है, I hope you all will be able to understand कि which one of them will be glucose and which one of them will be ribose. Just ये पर्पस है। क्योंकि क्यों पूछा मैंने आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी नॉन साइक्लिक फॉर्म में भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रखा जाता है। तो अगर नॉन साइक्लिक फॉर्म में रखा है तब आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उनमें क्या क्या पूछा हुआ है, मीन्स उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, नंबर ऑफ कार्बन के अलावा दूसरी चीजें भी ध्यान में रखनी है। ओके, सो आई होप केमिस्ट्री में आप आगे और ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि इसी की तरह, ग्लूकोज की तरह, फ्रुक्टोज एंड अदर थिंग जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो वो उसी की तरह ही दिखते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, द ओनली डिफरेंस इज बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ लुक इनटू द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, यही 3 एग्जांपल्स हमने देखे थे, उसके स्ट्रक्चर्स। ओके, वेट स्टूडेंट, यू ऑब्जर्व द example, till then I have to enter few students. ओके, नाउ अमाइनो एसिड्स के 3 एग्जांपल्स हमने देखे। वो 3 एग्जांपल्स में क्या क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन। वेरिएशंस कहाँ पे हो रहे हैं? वेरिएशंस ओनली इन द वन ऑफ द आर ग्रुप, जो आर ग्रुप हमने कहा था वो वेरी करता है। सो आर ग्रुप यहाँ पे वेरी हो रहा है।
बाकी 3 चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं आपको, दैट इज 1 H, 1 कार्बोक्सिल एंड अमाइनो। सो ये 3 हमेशा, अमाइनो कार्बोक्सिल ये तो कॉमन सेंस है, तभी तो वो अमाइनो एसिड कहला रहे हैं, अमाइनो ग्रुप तो रहना ही रहना है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा वेरी कर रही हैं 1 फंक्शनल आर ग्रुप। सो फंक्शनल आर ग्रुप अगर वेरी करेगा तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर, नेचर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सेरीन में हमने क्या क्या देखा, पहले मिथाइल ग्रुप, अगर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इट विल बी ग्लाइसिन, मिथाइल प्रेजेंट है एलेनिन, देन हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो इट विल बी सीरीन। सो ये 3 एग्जांपल्स ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज हाउ अमाइनो एसिड लुक्स, सिंगल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट कम्स फैटी एसिड। फैटी एसिड अगर ध्यान से देखो, सो कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में बात हुई थी, मिथाइल ग्रुप के बारे में बात हुई थी, एंड बहुत सारे मीथेन, इथेन या मिथाइल के सीरीज ऑफ कार्बन्स अटैच्ड होंगे अगर उनको अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाना है। मैंने आपको पामेटिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स बोले थे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, सॉरी हाउ मेनी कार्बन इन पामेटिक एसिड? 16 कार्बन। ओके, सो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली ये कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे। सो 14 एंड दिस 1 एंड 1, सो टोटल 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। So this is how fatty acid looks like structurally, molecular level पे fatty acid इस तरीके से दिखता है। Another simple lipid is glycerol. Simple lipid है इसीलिए इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ग्लिसरॉल को क्या बोला था, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सो देखा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हो इसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अल्कोहल ग्रुप एंड प्रोपेन तो ये है ही। सो ये 3 स्ट्रक्चर इज योर ग्लिसरॉल। अगर यही सिंगल, ये सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, अगर इसमें एंड 1 मोर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन में ईस्टर बॉन्ड हुआ तो वो बन जाएगा डाइग्लिसरॉल। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मोनोग्लिसरॉल भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से इनके बीच में, इस स्ट्रक्चर के बीच में अगर ईस्टर बॉन्ड लगते जाएंगे तो ग्लिसरॉल के चेन्स बनते जाएंगे। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड का। इस तरीके से इन्होंने अटैच किए हुए 3 मॉलिक्यूल्स, 1, 2 एंड दिस वन 3। तो ये तीनों की अटैचमेंट और उसके हिसाब से वो कैसे ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। Okay, so this is one example. Now, फॉस्फोलिपिड, जो आपको लेसिथिन के बारे में या फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया था, दिस इज द मेन फॉर्मूला। फॉस्फोलिपिड यानी अब लिपिड मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे। अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे तो उनके लिए वैसी जगह बनानी पड़ेगी। तो ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर एक बार देख लो और उसके बाद ये देख लो कि कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की कोशिश की गई। वन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये दोनों सेम है, R1 एंड R2 मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड के हिसाब से एग्जैक्टली सेम है। चेंजेस आए R3 में। सो R3 में चेंजेस क्या आए, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाया गया और वही चीज और कुछ नहीं, फॉस्फोलिपिड बनती है। ये सिंगल यूनिट है, ये 1 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल है, लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इनके ही मल्टीपल सीरीज ऑफ अटैचमेंट हो गए तो वो बनाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर लिपिड स्ट्रक्चर। सो दिस इज अबाउट फॉस्फोलिपिड। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट योर न्यूक्लियोटाइड, मींस योर नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। सो जस्ट सी वन थिंग, एडेनिन प्यूरिन जो था डबल साइक्लिक कंपाउंड आपको कहा था, पिरिमिडिन जो था सिंगल साइक्लिक कंपाउंड। लेफ्ट साइड वाले दोनों डायग्राम आप ध्यान से देख लो, डबल साइक्लिक एंड सिंगल साइक्लिक। नाइट्रोजन बेस्ड, तो नाइट्रोजन भी प्रॉपरली प्रेजेंट है। Okay, so this is the purine and pyrimidine typical examples. अब ये purine and pyrimidine जब किसी शुगर के साथ अटैच्ड होंगे, अब शुगर यहाँ पे कौन सा होगा, राइबोज स्टार्टिंग में देखा है, सो राइबोज प्रेजेंट है, ये दोनों राइबोज ही है ना।
सो राइबोज के साथ अटैच हो गया ईदर प्यूरिन या पिरिमिडिन। सो यहाँ पे एक एडेनिन को अटैच करवाया है, एक यूरासिल को। ये कंपोनेंट हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। और इसी एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल ले लो, इसी में एक फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच्ड हो गया, अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया, दिस विल बी न्यूक्लियोटाइड। सो नाम एज द नेम सजेस्ट एडिनाइलिक एसिड, यहाँ पे एडिनोसिन, यूरिडिन। सो नाम ऑब्जर्व करना है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, हाउ इट इज प्रेजेंटिंग, उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी आएंगे। क्योंकि अगर आपको ये चीज बताई नहीं जाएगी तो आपको क्या लगेगा, ये डायग्राम, ये पूरा पेज देखते ही बच्चे डर जाते हैं। ठीक है। सो एंड इट्स माय एक्सपीरियंस, मुझे जो बच्चों से रिव्यूज मिलते हैं, बायोलॉजी में सबसे कम पसंद जो आपको चैप्टर आता है दैट इज बायोमोलिक्यूल। मींस बॉटनी से भी गया गुजरा लगता है आपको बायोमोलिक्यूल। सो यू आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो अगर आप पहले ही ऐसे रहोगे कि आपको बायोमोलिक्यूल टफ लग रहा है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट स्लोली ही सही आपको पहले मैं डायग्रामेटिक अप्रोच देती हूँ, आपको ये चीज पता चलेगा कि इनको रीड कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर्स को हम रीड कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। और एक और चीज, क्योंकि अगेन ये बायोलॉजी का पूरा टॉपिक है, सो डोंट वरी, आपसे ना ही केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, ना ही नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। आपको बस जो नोन चीजें बताई गई है, जैसे ये डबल साइक्लिक, सिंगल साइक्लिक, जो आपको ध्यान में रखना है, प्यूरिन पिरिमिडिन का, तो उसका बस एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये डायग्राम अगर दिया है तो 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आप समझ पाओ इसका कि ये एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड है। दैट विल बी द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड बस यही क्वेश्चन आएगा। या फिर और टफ करना है तो फॉस्फोलिपिड, सबसे टफ जो आपको मॉलिक्यूल देखने में लग रहा होगा दैट विल बी फॉस्फोलिपिड ओनली। तो ये फॉस्फोलिपिड आपको दे देंगे एंड देन आपसे पूछेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड है। ऑप्शन में एक लेसिथिन होगा, अगर याद है तो लेसिथिन आप टिक कर दोगे, अगर याद नहीं है तो फंस जाओगे। ओके, सो ये सारी चीजें आपको बस ध्यान में रखनी कि देखकर याद आ जाए कि वो कौन सा फॉर्मूला, मींस वो कौन सा कंपाउंड है, बायोलॉजिकली कौन सा कंपाउंड है। इतनी बात समझ में आई? डायग्राम समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ अभी ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो एक और लास्ट कंटेंट है जो मैं आज के हिसाब से लास्ट जो आपको बताना है, दैट इज रिलेटेड टू मेटाबोलाइट्स। इतना चीज आपने अमाइनो एसिड, लिपिड, शुगर का स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 चीजें आपने देखी अभी। अब एक लास्ट चीज रह जाती है, जो टॉपिक रह जाता है, दैट इज अबाउट मेटाबोलाइट। मींस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक जो है दैट इज मेटाबोलाइट। अभी मेटाबोलाइट होते क्या है, नथिंग बट आपके बायोमोलिक्यूल्स का ही एक और नाम है मेटाबोलाइट, यानी इनका बस पार्टिसिपेशन होगा इन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या बायोमोलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट कहते हैं। सो यू ऑल कैन राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। एंड ऑफ कोर्स अगर मेटाबॉलिक पाथवे है मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं। अब ये जो मेटाबोलाइट्स है दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अभी इनका मीनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी है क्या? फर्स्ट प्राइमरी अगर मैं कंसिडर करूं, दे आर द बेसिक मॉलिक्यूल्स, यानी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज है उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके फंक्शन जो होंगे दैट विल बी नोन। सो फंक्शंस आर नोन, आपको पता है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका कहाँ पे रोल है, किस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। सो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में उसके थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ ये चीज प्रेजेंट होगी। देन दे आर ऑल्सो, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर भी यही बनाएंगे।
So they are part of basic molecular structure. ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के होते हैं ना। कुछ एग्जांपल्स अगर देख लें, सो एग्जांपल्स ऑलरेडी जानते हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, न्यूक्लिक एसिड। सो यही तो मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि ये सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी थ्रू आउट लाइफ भी प्रेजेंट है। देन इनके ही इंटरैक्शंस और मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से सेल स्ट्रक्चर बनता है, बिल्ड होता है, कुछ नई चीजें बिल्ड होती है, नहीं तो एग्जिस्टिंग चीज डीनेचर्ड भी होती है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। देन हाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज डिफरेंट। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या है, दे आर द डेरिवेटिव्स। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ इनका जो फंक्शन है, इट इज नॉट नोन। सो अगर इनका प्रेजेंस भी है, ये सिचुएशन के हिसाब से अगर प्रेजेंट भी होते हैं, तो भी इनका फंक्शन प्रॉपरली नोन नहीं है। एग्जाम्पल मैं दूंगी, आपको तब समझ में आएगा कौन कौन से केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं। सो इनका फंक्शन इतना नोन नहीं है। अगर फंक्शन नोन भी है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर फेज में ही प्रेजेंट होंगे। एक मीन स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आएंगे, और वो टाइम अगर वो फेज या वो डेवलपमेंट स्टेज खत्म हो जाएगा, तो इनका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। सो दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और नहीं तो आप बोल सकते हो ओवरऑल इनका जो रोल है, इट इज गोइंग टू बी लिमिटेड रोल है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, आपकी एनसीईआरटी में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वाइल कैटेगराइजेशन। कुछ अगर एग्जाम्पल्स दे दूं, तो एग्जाम्पल इज कैरोटीनॉइड्स, एग्जाम्पल्स आर सम ड्रग्स, जैसे कि नेचुरली अकरिंग जो ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन पकड़ लो। एग्जाम्पल्स आर टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होते हैं, दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स के केस में ऐसा होता है कि अगर वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड सिक्रीट करे, जैसे फ्लावर की स्मेल होती है, तो यानी वो टर्पीन्स प्रेजेंट है, तभी आपको वो स्मेल पता चलती है। सो उनका एग्जैक्टली रोल है क्या, मीन्स वो हमने पता किया, वो हमने डिटेक्ट किया है, वो हमारे लिए यूजफुल है कि हमें पर्टिकुलर स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए हम उसकी स्मेल भी वन ऑफ द कैटेगरी रखते हैं। बट प्लांट के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो अभी तक पता नहीं है। सो वो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि प्रेजेंट है। देन कुछ प्लांट्स होते हैं वो सर्टेन स्टेज में ऑयल सिक्रीट करते हैं, रबर सिक्रीट करते हैं, ठीक है, या फिर गम जो होता है वो सिक्रीट करते हैं। तो इनका उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये सारी चीजें जो है वो पता नहीं चल पाई। और अगर किसी का इंपॉर्टेंट रोल भी है या वो सिक्रेटरी सब्सटेंस भी है, तो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है, वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट नहीं होता। अगर वो स्टेज खत्म हो गया, वो पास हो गया, तो वो मेटाबोलाइट्स भी डीनेचर हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। ओके, बट वो ह्यूमन अपने कमर्शियल पर्पस के लिए हम भले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, बट वो प्लांट या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अपनी बॉडी के लिए, इन देयर बॉडी, उसमें क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं रहता है या फिर लिमिटेड रहता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस विथ एग्जांपल्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। इतनी बात सबको समझ में आई? Everyone understood? Yes, ma'am. Okay, तो मेरा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बताना, अगर सपोज आपके अपकमिंग जो आपका मेन मेजर टेस्ट है वो 30 को है ना, 30 जनवरी, राइट? अभी तो Yes. सैटरडे संडे टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं, और 30 को आपका मेजर टेस्ट है। ओके, सो Yes, 30 ma'am. से पहले पहले बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर हो जाएगा। बट क्वेश्चन मेरा ये है, अगर अपकमिंग 2 दिन 3 दिन में जो टेस्ट आने वाले हैं, कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपको बायोमोलिक्यूल्स के कितने क्वेश्चंस आप कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज सेशन? क्या लगता है आप इसके बाद खुद से कितना पढ़ सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे।
मींस अमाइनो एसिड जितना मैंने आपको स्ट्रक्चरली बताया, क्या उसके बेसिस पे आप प्रोटीन समझ पाओगे? हाँ या ना? या ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे मैम। ओके, सो जस्ट वांटेड टू आस्क, डोंट वरी, आपके एक भी क्लासेस नहीं मिस होने वाले, जस्ट मैं आपका कॉन्फिडेंस जानने की कोशिश कर रही हूँ। रीजन इज, आपको मैंने क्या बोला, आपको अपने दिमाग पे अभी जोर देना है और जितने भी केमिकल, एंजाइम, हार्मोनल लेवल पे जो भी एग्जांपल्स आपको याद है वो सब इस चैप्टर में अभी कलेक्ट करना है, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। हम पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ने की बजाय हम एंड में पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए आपको अब उस जोन में लेकर आना है। अगर आपने बिल्कुल आगे का कुछ भी नहीं पढ़ा होता और सिर्फ हमने शुरुआत बायोमोलिक्यूल से की होती, तो मैं आपको सब कुछ प्रॉपरली आपको मींस तब आपको जो भी हम बताते हैं तो उसमें क्या होता है और डिटेल स्टडी होती है। बट क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज है आपको, सो मैं आपको एक लेवल ऊपर समझ रही हूँ कि जो बेसिक हम बिल्ड करते हैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाने से पहले वो ऑलरेडी आपको है। अब मैं चाहती हूँ कि आप बस सारे एंजाइम, हॉर्मोन्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इन बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी, उनकी मेमोरी आप रिकलेक्ट करो व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर। ठीक है, जस्ट वांटेड टू नो आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड है, तो आपका प्रॉपर रेपो मेंटेन हो पाएगा, तो हम उसके हिसाब से आगे चल पाएंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, उसका जो डिटेल हम पढ़ते हैं विद एंजाइम्स, हम ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम।